Okay. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aslam, Assistant Professor of Physics, and I will explain the physics MCQs from today's test. Okay, question number 8 हमारे पास है the uncertainty in the circumference of a circle of radius with uncertainty 0.1 centimeter is, so the correct option is C. Question number 8 हमारे पास है, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर है सी. अनसर्टेनिटी जो है वो डिपेंड करती है. अगर आप सरकमफ्रेंस का फार्मूला देखें तो सरकमफ्रेंस हमारे पास बराबर होती है 2 पाई आर. तो चूंकि 2 पाई कांस्टेंट है तो इसलिए सरकमफ्रेंस के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो आर के अनसर्टेनिटी के बराबर होगी. सो the uncertainty in the circumference will be equal to the uncertainty in R. So that is equal to 0.1 centimeter. Question number 9 में है which one is more precise. तो question number 9 में हमारे पास जो correct option है वो है option number D. हमारे पास जो 3 ऑप्शंस हैं, ए 3.2 सेंटीमीटर, इसके साथ अनसर्टेनिटी होगी 0.1 सेंटीमीटर. ऑप्शन बी हमारे पास है 25.2 सेंटीमीटर, इसके साथ अनसर्टेनिटी होगी 0.1 सेंटीमीटर. ऑप्शन सी है 15 मिलीमीटर, इसके साथ अनसर्टेनिटी होगी 1 मिलीमीटर. एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 25.2 मिलीमीटर, इसके साथ अनसर्टेनिटी होगी 0.1 मिलीमीटर. तो प्रिसीशन का ताल्लुक चूँकि अनसर्टेनिटी के साथ है तो जिसके अंदर अनसर्टेनिटी कम होगी वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा. सो दिस अनसर्टेनिटी इज़ द स्मॉलेस्ट एमंग ऑल दीज, तो इसलिए हमारे पास ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है vector C is the sum of the two vectors A and B and vector D is the cross product of vectors A and B. What is the angle between C and D? So the correct option is B. These are the two vectors A and B. इसका रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है C. वेक्टर C उसी प्लेन में लाई करेगा जिस प्लेन में A और B है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का जैसे आ रहा है वेक्टर डी. वेक्टर डी जो है ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, बी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, बल्कि ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उस प्लेन के साथ डी परपेंडिकुलर होगा. लिहाजा डी जो है वो यहाँ पे लाई करेगा ए क्रॉस बी में. सो दिस एंगल, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 16. A fan rotating with uniform angular velocity is an example of, so the correct option is C, complete equilibrium. Fan is rotating with uniform velocity, तो इसके अंदर जो है एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, और चूंकि फैन ट्रांसलेट नहीं हो रहा तो इसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है. सो दिस इज कंप्लीट इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. The ratio of the instantaneous velocity to the average velocity for uniform acceleration. The correct option is option number D. Equal to 1 भी हो सकता है, greater than 1 भी हो सकता है, less than 1 भी हो सकता है. So all are possible. Question number 23. The direction of the acceleration of the projectile motion at the maximum height is, option number A is the correct one. During the projectile motion, acceleration is always directed downward, whether it is the point of impact, it is the point of projection, or it is the maximum height. So direction of the acceleration is always downward. Question number 32. The ratio of the escape velocities of the two objects, one placed at the poles and the other placed at the equator is, so option number A is the correct one, greater than 1. Because escape velocity अगर हम कंसिडर करें कि ये अर्थ है, सो दिस इज द पोल
एंड दिस इज द इक्वेटर। तो यहाँ पर r की वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पर r की वैल्यू कम है, और चूंकि एस्केप वेलोसिटी जो है, एस्केप वेलोसिटी बराबर है 2 कैपिटल G कैपिटल ME डिवाइडेड बाई R अंडर द रूट। तो जहाँ पर r की वैल्यू कम होगी वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो पोल्स के ऊपर चूंकि r की वैल्यू कम है तो यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी कम है, इसलिए एस्केप वेलोसिटी का रेशो जो है पोल और इक्वेटर के दरमियान वो ग्रेटर देन 1 होगा। 33. The potential energy of a body of mass 100 kg at a height h is 1500 joule. The kinetic energy of the same mass at height h by 3 in the absence of the friction is, so the correct option is D. Change या gain of kinetic energy is equal to loss in potential energy. इस इक्वेशन से हम काइनेटिक एनर्जी को मालूम कर सकते हैं। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को हम मालूम कर सकते हैं mgh माइनस mgh बाई 3। सो यहां से हम जो है mgh को कॉमन लेते हैं। सो दिस इज 1 माइनस 1 बाई 3। mgh की वैल्यू हमें गिवन है 1500 जूल, और यहां से हमारे पास आएगा 2 बाई 3। तो ये हमारे पास आएगा 3000 डिवाइडेड बाई 3। सो दिस इज 100 जूल। थाउजेंड जूल, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42. In uniform circular motion, the angle between the instantaneous angular velocity and the centripetal acceleration is, so the correct option is option C, that is 90 degree. For example, if this is the uniform circular motion, so the centripetal acceleration is always directed toward the center, while the angular velocity is along the axis of rotation. So you can see that these two are mutually perpendicular. Okay, question number 43. इसमें है a body has 9.8 meter per second upward velocity, then its apparent weight is, so option number B is the correct one, equal to the real weight. क्योंकि जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो इसके अंदर एक्सेलरेशन 0 है, और हमारे पास जो apparent weight है mg minus ma, so this term becomes 0, so the apparent weight become equal to real weight. This is the real weight. So the correct option is B. Question number 52. The velocity of the liquid is 2 meter per second at a point where the diameter of the pipe is 6 centimeter. Then the velocity of the liquid at a point where the diameter is 3 centimeter will be, so the correct option is B. The correct option is, that is 8 meter per second, and the equation we can use is V2 by V1 is equal to D1 square by D2 square from the equation of continuity. Question number 53. Which of the following is not true about the ideal fluid? So density is 0. This is not true. For ideal fluid the density is constant, not 0. Question number 65. In simple harmonic motion, the acceleration is maximum when, so the correct option is A, when the velocity is 0, because acceleration is maximum at the extreme position at x naught, and velocity is equal to 0 at x naught. So जब velocity 0 होती है तो acceleration will be maximum. Question number 66. In resonance, the amplitude of the vibrating body is controlled by damping. Damping वो amplitude को control करता है जब resonance होता है. Question number 72. If a string of length L fixed at both ends is vibrating in 2 segments,
the wavelength of the corresponding wave is. So wavelength and the length of the string is related to 2L divided by n. n नंबर ऑफ सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ नोट्स को जो है नंबर ऑफ लूप्स को रिप्रेजेंट करता है. सो इन दिस केस n इज इक्वल टू 2. सो 2L डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे. सो लेमडा विल बी इक्वल टू L. क्वेश्चन नंबर 73. The fundamental node of the closed organ pipe has a wavelength of 1 meter. The length of the pipe is 0.25 meter. We know that the fundamental node has a frequency of V divided by 4L. अब फ्रीक्वेंसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं V डिवाइडेड बाई लेमडा, ये बराबर हो जाएगा 4L. तो V और V कैंसिल हो जाएगा. So it means that lambda is equal to 4L and 4L is equal to lambda by 4. L is equal to lambda is 1 meter divided by 4. So L is equal to 0.25 meter. So the length of the closed organ pipe is 0.25 meter. Question number 88. The angle between dash wavefront and ray applied is 90 degree. The correct option is D. All types of wavefronts. हमारे पास वेवफ्रंट चाहे कोई भी हो, प्लेन वेवफ्रंट हो, स्फीरिकल वेवफ्रंट हो या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट हो, तमाम के लिए रे ऑफ लाइट और वेवफ्रंट के दरमियान एंगल वो हमेशा 90 होता है. फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास प्लेन वेवफ्रंट्स हैं, सो द रेज अप्लाइड लाइक दिस, तो यहाँ पर एंगल जो है वो हमेशा 90 होगा. या अगर हमारे पास स्फीरिकल वेवफ्रंट्स हैं इस तरह, तो हमारे पास रेज अप्लाइड वो इस तरह होते हैं. सो अगेन द एंगल इज 90 डिग्री एट ईच पॉइंट. सो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट्स द एंगल बिटवीन वेवफ्रंट एंड द रे ऑफ लाइट विल बी 90 डिग्री. Question number 89. In Young experiment, if the slit separation is decreased, the fringes become broader. Fringe width का जो हमारे पास फार्मूला है डेल्टा वाई, वो बराबर है लेमडा डी बाई स्मॉल डी. स्मॉल डी जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लिट सेपरेशन को. सो यू कैन सी दैट डेल्टा वाई एंड डी आर इनवर्सली रिलेटेड. अगर हम स्लिट सेपरेशन को कम करेंगे तो हमारे पास विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी fringe जो है they become broader. Question number 98. Which of the following statement is not true about the gas during the adiabatic process? Pressure decreases, pressure increases, no heat is supplied, the work is done by the gas. So इसमें pressure increase जो है वो जो है the correct option है, क्योंकि जब adiabatic expansion होता है तो एक्सपेंशन जो होता है और गैस जब वर्क करता है, सो दिस वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ द इंटरनल एनर्जी. तो इसलिए गैस का जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और साथ में प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा. सो प्रेशर इंक्रीज का ऑप्शन जो है वो इसमें, चूंकि ये गलत है और हमसे गलत मांगा गया है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 99. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द गैस? सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ गैस पर. अगर गैस ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा हीट दरकार होगा, अगर क्वांटिटी कम है तो उसके लिए कम हीट दरकार होगा. लेकिन स्पेसिफिक हीट चूंकि हम डिफाइन करते हैं 1 kg के लिए, तो इसलिए वो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता. सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. क्वेश्चन नंबर 105. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ पॉइंट इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर? यह हमारे पास एक कंडक्टिंग स्पेयर है, इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है एंड अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ये चार्ज जो है ये आउटर सरफेस पर रहेगा अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो इसलिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, जबकि पोटेंशियल हमारे पास 0 नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड करता है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है और बराबर होती है के क्यू बाई आर. जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा. चूंकि ये सारे पॉजिटिव चार्जेस है तो इसलिए किसी भी इंटीरियर पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल मालूम करें
तो तमाम जो चार्जेस है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हमारे पास नेट पोटेंशियल वो ज़ीरो नहीं होगा, उसकी कोई ख़ास वैल्यू होगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन. Question number 106. The energy of a stored capacitor when dielectric is removed from it. So the correct option increases. जो एनर्जी है हमारे पास कैपेसिटर के अंदर, उसका एक रिलेशन है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी. तो चार्ज कैपेसिटर का मतलब यह है कि इसको हमने डिस्कनेक्ट किया है बैटरी से, तो इसलिए अगर आप उसके प्लेट्स के दरमियान में से डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करेंगे तो चार्ज को कुछ नहीं होगा, चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द C विल डिक्रीज. जब C डिक्रीज हो जाएगा तो एनर्जी विल इंक्रीज. क्वेश्चन नंबर 112. A circuit contains 4 bulbs of 10 watt, 20 watt, 30 watt and 40 watt connected in series. Which bulb will shine more brilliantly? So the correct option is D, 10 watt. क्योंकि हमें पता है कि जो पावर होता है उसका रेजिस्टेंस के साथ जो है इनवर्स रिलेशन है. जितना पावर ज़्यादा होगा किसी बल्ब का उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना पावर कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. सो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है रेजिस्टेंस वो 10 वाट का होगा. मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल बी ऑफ 10 वाट. तो जब सीरीज में हम इसको लगाएंगे इस तरह, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30 एंड दिस इज 40, तो करंट सबके लिए सेम होगा और रेजिस्टेंस चूंकि इसका ज्यादा है तो इसलिए पावर हमारे पास बराबर होगा I स्क्वायर R. अब चूंकि I की वैल्यू सबके लिए सेम है तो जिसका R ज्यादा होगा वहां पर पावर भी ज्यादा होगा और वहां पर शाइनिंग भी ज्यादा होगा. तो चूंकि 10 वाट का पावर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर ज्यादा पावर डिसिपेट होगा और ज्यादा ब्रिलियंट जो है वो शाइन करेगा. क्वेश्चन नंबर है 113. The ratio of resistivities of the two copper wires of length 1.5 meter and 2.5 meter is, the correct option is 1:1. चूंकि resistivity जो है that is independent of length. resistivity सिर्फ टेम्परेचर और नेचर पर डिपेंड करता है, तो चूंकि इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है लेंथ के ऊपर, तो इसलिए मटेरियल के ऊपर मटेरियल दोनों सेम है, तो इसलिए दोनों की रेजिस्टिविटीज भी सेम होंगी and the ratio will be 1:1. 122. The direction of the force on the charged particle moving in uniform magnetic field is, correct option is B, यानी perpendicular to both V and B. जो मैग्नेटिक फोर्स होता है चार्ज के ऊपर उसका इक्वेशन हमारे पास है F is equal to Q into V क्रॉस B. इसका मतलब यह है कि जो फोर्स है वो V और B दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है, जिस तरह के राइट हैंड रूल से हमने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट में कि दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से जो तीसरा वेक्टर आता है ये वेक्टर इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज B. 123. The ratio of the resistance of galvanometer to ammeter is, correct option is greater than 1. जब हम एमीटर बनाते हैं, फर्ज करिए ये गैल्वानोमीटर है, ये इसका रेजिस्टेंस है Rg. जब हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम पैरेलल में एक शंट लगाते हैं Rs. अब ये हमारे पास एमीटर बन गया, तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बराबर होगा 1/Rg प्लस 1/Rs. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये जो Ra है ये इंडिविजुअली दोनों से कम होगा, ये Rg से भी कम होगा और ये Rs से भी कम होगा, तो इसलिए गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा, एंड द रेशियो ऑफ द टू रेजिस्टेंसेज विल बी ग्रेटर देन 1. Question number 135. The direction of induced current in the loop carrying a clockwise decreasing current is, so option A is the correct one, clockwise. ये फर्ज करें हमारे पास एक लूप है, इसमें एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है एंड दिस इज डिक्रीजिंग.
सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जब करंट डिक्रीज होगा तो इसमें से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, दिस इंड्यूस करंट विल चेंज इट्स काज। तो इंड्यूस करंट का काज क्या है? डिक्रीज इन दिस करंट। तो इसको अपोज करने का मतलब यह है कि ये इंड्यूस करंट इस करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा और इंक्रीज करने के लिए खुद को जो है इसके साथ पैरेलल में लाएगा, तो इसलिए हमारे पास इंड्यूस करंट भी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, इफ द turn ratio of the transformer is 3:1 and operated to a 15 volt DC, then output is 0 volt. Correct option is 0 volt. क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो AC के साथ काम करता है, DC के साथ काम नहीं करता, तो इसलिए अगर आप DC इनपुट देते हैं तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 145, the phase difference between VL and VC in the RLC series circuit without resonance is 180 degree. चाहे रेजोनेंस कंडीशन हो या ना हो, लेकिन RLC सीरीज सर्किट में VL और VC के दरमियान हमेशा जो है एंगल वो 180 होता है। अगर हम देखें तो सीरीज सर्किट के लिए हमारे पास जो फेजर डायग्राम है वो इस तरह होता है, ये I है, ये VR है, ये हमारे पास VL है और ये हमारे पास VC है। सो इफ यू लुक एट द VL एंड द VC, these two are 180 degree out of phase. 146, in power capacity of AC circuit, if the supply frequency is reduced to half, the current become half. क्योंकि करंट हमारे पास बराबर होता है V डिवाइडेड बाई XC और XC हमारे पास बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई FC। तो अगर हम इसको हाफ करेंगे तो हमारे पास ये डबल हो जाएगा और जब ये डबल हो जाएगा तो करंट हमारे पास हाफ हो जाएगा। सो इसलिए फ्रीक्वेंसी को हाफ करने से करंट भी हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, which of the following has higher dopant concentration? So the correct option is emitter. हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है उसके 3 रीजन्स होते हैं। ये हमारे पास होता है एमिटर, कलेक्टर एंड बेस। चूंकि एमिटर हमारे पास मेन करंट ये प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसका जो हाई कंसंट्रेशन होता है सबसे, इसका जो है मॉडरेट कंसंट्रेशन होता है और उसका जो है सबसे लो कंसंट्रेशन होता है बेस का। 156, डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस इट्स कंडक्टिविटी। चूंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ज्यादा चार्ज कैरियर्स नहीं होते, तो इसलिए वो आपको ज्यादा करंट नहीं दे सकता, उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। इम्प्यूरिटी ऐड करने से, चाहे वो ट्राइवेलेंट हो या पेंटावेलेंट हो, तो हमारे पास सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, उसका नंबर ज्यादा होता है, तो इसलिए कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, कोएर्सिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिटेंटिविटी। अगर आप हिस्टेरेसिस लूप को देखें तो हिस्टेरेसिस लूप में हमारे पास इस तरह का एक लूप बनता है। यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास, इसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन। तो इस रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन को खत्म करने के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में ये फील्ड अप्लाई करते हैं। तो जितनी हमारे पास ये रिटेंटिविटी ज़्यादा होगी या रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा, तो इस रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन को ओवरकम करने के लिए कोएर्सिव फोर्स भी ज़्यादा दरकार होगा। लिहाजा कोएर्सिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिटेंटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ यंग मॉडुलस Y. The work done in stretching the wire by an amount of X is given by. जो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी का है रिलेशन है वो हमारे पास है डेंसिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसका इक्वेशन है हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। अब हम यंग मॉडुलस को लिख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो यहां से हमारे पास स्ट्रेस इक्वल हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। तो यहां पर हम स्ट्रेस की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बन जाएगी हाफ, एंड दिस इज वाई मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन and multiplied by again strain. So energy per unit volume will be equal to half y, and this is strain square. Energy per unit volume equal हो जाएगा half y, strain बराबर होता है x by l का, क्योंकि x हमारे पास extension आया है, this is the change in the length and this is the original length, तो इसलिए हमारे पास जो है ये strain हो जाएगा और इसका हम यहाँ पे square लेंगे। अब हमने सिर्फ एनर्जी मालूम करनी है तो वॉल्यूम को हम उस साइड पे ले जाएंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। ये एनर्जी जो है ये असल में वर्क डन के बराबर होता है, एंड दिस इज हाफ वाई एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और वॉल्यूम बराबर होता है एक्स मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई ए। सो एक एल के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद हाफ वाई एक्स स्क्वायर A divided by L. So this is the correct option. Question number 175. If the intensity of the incident light whose frequency is greater than the threshold frequency is made doubled, then the maximum kinetic energy of the emitted electron remains constant. The correct option, because maximum kinetic energy is independent of the intensity. There is no relation between the maximum kinetic energy and the intensity, so the kinetic energy will remain constant. 176. A supersonic train is moving with a velocity of 20 meters per second. An observer sitting in the train measures the velocity of the train is, the correct option is 0 meter per second. क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने पढ़ा है कि अगर आप किसी इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठे हैं और वो एक खास वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो अंदर क्या जो ऑब्जर्वर होता है वो खुद की वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकता, बाहर से कोई दूसरा इसको मेजर करेगा, लिहाजा the observer will measure 0 meter per second velocity. Question number 182. The ratio of the minimum to maximum wavelength in the Balmer series is, so the correct option is A. आप बाल्मर सीरीज में जो वेवलेंथ है वो हमारे पास है, अगर मिनिमम वेवलेंथ की हम बात करते हैं तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए ये हो जाएगा R 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। सबसे कम वेवलेंथ उस रेडिएशन का होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से स्टेट नंबर 2 पे आया हो, ट्रांजिशन कर गया हो, तो इसलिए मिनिमम वेवलेंथ के लिए हमारे पास इनकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ से आप लेम्डा मिनिमम मालूम करें, लेम्डा मिनिमम विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 4 एंड लेम्डा मिनिमम विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई R। इस तरह हमारे पास जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है बाल्मर सीरीज में, उसके लिए हमारे पास इनकी वैल्यू जो है वो है 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। सबसे कम एनर्जी उस रेडिएशन का होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन स्टेट नंबर 3 से स्टेट नंबर 2 पे आया हो, सबसे कम एनर्जी लेवल जिसमें हो, तो इसके लिए इनकी वैल्यू 3 हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू R 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9। हम इसका LCM लेंगे, दिस इज 36, सो दिस इज 9 माइनस 4 and this is 5R divided by 36, this is 1 divided by lambda maximum. So lambda maximum इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले ले दोनों साइड्स का, this is 36 divided by 5R. अब अगर हम lambda minimum और lambda maximum का रेशो अगर हम ले लें, so lambda minimum divided by lambda maximum will be equal to, this is 4 divided by R and this is 36 divided by 5R. So 4 divided by R multiplied by 5R divided by 36, R cancel हो जाएगा, this is 4 9s are 36, तो हमारे पास 5/9 यानी 5:9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 183. The angular momentum of the electron in the second orbit of the hydrogen atom is, so the correct option is B. Angular momentum according to second postulate of the Bohr theory वो बराबर होता है NH divided by 2 पाई। तो सेकंड ऑर्बिट के लिए इनकी वैल्यू 2 होगी,
So the angular momentum will be equal to 2 into h divided by 2 pi. यहाँ पे हमारे पास 2 and this is 6.63 into 10 power minus 34 joule second divided by 2 into 3.1416. तो 2 और 3.1416 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे तकरीबन ये 6.63 राउंड अबाउट आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 2 into 10 power minus 4 joule second. So this is the angular momentum of the electron in the second orbit. Question number 195. Which of the following are truly elementary particles? So the correct option is C, both A and B. Leptons and quarks. लेप्टॉन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, म्यूऑन आते हैं, और क्वार्क जो है चूंकि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये दोनों जो है वो प्योर एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं. एंड 196 लास्ट क्वेश्चन है, फिशन रिएक्शन इन यूरेनियम 238 कैन बी प्रोड्यूस बाई, सो नन ऑफ दीज. फास्ट न्यूट्रॉन डायरेक्टली जो है वो यूरेनियम 238 को फिशन नहीं कर सकता, अलबत्ता ये जो फास्ट न्यूट्रॉन जब यूरेनियम 238 के साथ कोलाइड करता है तो ये इसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट करता है, और प्लूटोनियम आगे जाकर वो फास्ट न्यूट्रॉन के साथ फिशन कर लेता है. तो यूरेनियम 238 खुद फास्ट न्यूट्रॉन के साथ फिशन नहीं होता, यानी ये फिशनेबल मटेरियल नहीं है फास्ट न्यूट्रॉन के लिए, अलबत्ता ये फर्टाइल मटेरियल है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज.